गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने पहले ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है और पार्टनरशिप में कौन कौन से नए टॉपिक्स हमारे लिए जुड़ेंगे। शुरू करते हैं। पार्टनरशिप की मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है। पार्टनरशिप की मीनिंग होती है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई व्यवसाय किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आरंभ करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। पार्टनरशिप का एक्ट है 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारे लिए यह एक नंबर के सवाल के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। जो भी बातें चर्चा में चलेंगी उसमें से आप सभी की जिम्मेदारी है कि की पॉइंट्स जरूर नोट करें जो एक नंबर के क्वेश्चंस के लायक होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप की मीनिंग हमने देख ली। अब पार्टनरशिप के बाद हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग। इसका क्या मतलब है? किसी भी साझेदारी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर ही एक साझेदारी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप ओपन नहीं कर सकता, यानी कि साझेदारी के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होनी ही चाहिए। अगला है एग्रीमेंट। अगर हम हिंदी में कहें तो ठहराव का होना, अनुबंध का होना। सीधी सी बात है कि जब 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप शुरू करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो उनके बीच में ठहराव का होना बेहद ही जरूरी होता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा बिजनेस, मतलब कि व्यवसाय का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि साझेदारी कब कही जाएगी कि हाँ वो साझेदारी में है? जब वो किसी व्यवसाय के लिए मिलकर काम करेंगे, खरीद बिक्री का काम करेंगे, तब उससे साझेदारी कहा जाता है। इसलिए पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स में एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस भी होता है। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस लीगल होना चाहिए, ना कि जैसे हम ड्रग्स का बिजनेस करें, हथियार का बिजनेस करें, इसे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहा जा सकता। सीधी सी बात है कि लीगल बिजनेस अगर आप करते हो, लीगल बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है भाई, प्रिंसिपल और एजेंट? जैसे कि कोई एक व्यवसाय है, कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, इसमें 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये किसी होलसेल का बिजनेस करते हैं, लाइक इनका प्रोडक्ट है होलसेल में, होलसेल बिजनेस चलाते हैं और इनका प्रोडक्ट है शूज का। किसका है? शूज का। तो एक दुकान को देख रहा है ए, बी क्या करता है? खरीदारी करने कहीं बाहर जाता है, आउटसाइड। बी खरीदारी करने कहीं बाहर जाता है और सी का काम है कलेक्शन का। किसका काम है? कलेक्शन का। इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि किसी भी पार्टनर्स के बीच में कैसे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। जैसे कि कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया, वो यहाँ से परचेज करके सामान ले गया। बेचने वाला ए था उस टाइम, बेचने वाला कौन था? ए था उस टाइम। कुछ दिनों बाद उस प्रोडक्ट में फॉल्ट निकल जाता है और
कस्टमर रिटर्न करने के लिए वो प्रोडक्ट शॉप पर आता है तो उस टाइम उसको बी मिलता है। कौन मिलता है? बी। तो जाहिर सी बात है बी मना नहीं कर सकता कि मैंने नहीं बेचा था, बिकॉज यह बिजनेस या व्यवसाय किस रूप में है? पार्टनरशिप, साझेदारी के रूप में। यानी कि एक एक किए गए कार्य के लिए बी जिम्मेदार होगा। एक एक किए गए कार्य के लिए बी जिम्मेदार होगा, क्योंकि जब इसने सेल किया तो ये प्रिंसिपल जैसा था और ये बाहर था तो एजेंट जैसा। लेकिन जब यह आकर शॉप पर दोबारा बैठा तो बी क्या हुआ? बी भी प्रिंसिपल हो गया। इसलिए परस्पर तीनों एक दूसरे के लिए क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट। फिर अगर दूसरे एग्जाम्पल के नजरिए से भी हम समझें तो बी को एक दायित्व दिया गया है कि हमेशा वह बाहर जाकर खरीदारी किया करेगा। बी जब खरीदारी करता है तो वह फॉर्म के नाम पर खरीदारी करता होगा, जैसे कि इनके फॉर्म का नाम है ABC एंड कंपनी। अगर हम देखें बी जब खरीदारी करके लाता होगा तो क्या ए और सी जिम्मेदार नहीं होते होंगे? बेशक होंगे। इसीलिए इन तीनों के बीच में, यानी जितने भी साझेदार एक फॉर्म में होते हैं उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चौथा और अंतिम, मोटिव ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ कमाने का उद्देश्य। मोटिव ऑफ प्रॉफिट, लाभ कमाने का उद्देश्य। कोई भी व्यवसाय जो साझेदारी रूप में होता है, अगर उस व्यवसाय में कोई भी एजेंट या कोई भी प्रिंसिपल यानी कि सारे पार्टनर्स, ठीक है, अगर लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि अगर कुछ लोग मिलकर सेवा कार्य से कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसे NGO कहा जाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम अपने इसी क्लास में आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसलिए किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट का उद्देश्य होना ही चाहिए, तभी उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। हमने अभी तक देखा कि पार्टनरशिप की मीनिंग्स क्या है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो 1 नंबर के सवाल के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे पहला कि पार्टनरशिप एक्ट किस सन में बना, तो सीधी सी बात है 1932। पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, तो 2, और मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50। बट यह सवाल चेंज भी हो जाता है जब पूछा जाता है कि सामान्य साझेदारी में कितने सदस्य होते हैं अधिकतम, तो हम बोलते हैं 20, और बैंकिंग व्यवसाय में कितने होते हैं, तो 10। ये 4 बातें जो मैंने आपको बताई यह 1 नंबर वाले सवाल के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट कैसे होता है, यह एग्रीमेंट कैसे होता है। सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट 2 तरीके से हो सकता है, पहला ओरल, दूसरा रिटन। ये 2 तरीके होते हैं। ओरल तरीका यानी कि मौखिक आधार, और रिटन तरीका यानी कि लिखित। ओरल में 2 पार्टनर या 2 से अधिक जितने भी पार्टनर एक व्यवसाय में, वह ओरली कुछ अपने बीच में एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ओरल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ना ही कोई प्रमाण होता है, इसलिए इसे कभी भी झुटलाया जा सकता है। सेकेंड है रिटन एग्रीमेंट, यानी ये रिटन एग्रीमेंट क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट सीधी सी बात है कि कुछ लोगों के साथ साझेदार क्या करते हैं, जिन लोगों का मैं चर्चा कर रहा हूँ, यानी कि गवाह, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, गवाह, गारंटर, उनके साथ मिलकर साझेदार एक अनुबंध किसी स्टैम्प पेपर पर या किसी प्रपत्र पर लिखते हैं और हस्ताक्षर करके उसके साथ व्यवसाय का आरंभ करते हैं। लिखित प्रपत्र यानी कि रिटन एग्रीमेंट, इसे ही पार्टनरशिप व्यवसाय में यानी कि साझेदारी व्यवसाय में पार्टनरशिप डीड कहा गया है। क्या कहा गया है? पार्टनरशिप डीड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख।
साझेदारी संलेख। मैं वीडियो में बीच बीच में इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड इसलिए लेता हूँ कि हमारे अकाउंट्स में इंग्लिश में सवाल होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको कुछ बेसिक्स इंग्लिश भी पता रहे। पार्टनरशिप डीड क्या है? साझेदारी संलेख एक वह प्रपत्र है जिस पर साझेदार अपने सभी अनुबंधों को जो वह एक दूसरे के साथ जैसे भी करना चाहते हैं, यानी कि लाभ जैसे बांटना चाहते हो, कुछ ब्याज का कैसे पूंजी पर वो ब्याज लेंगे, कैसे ऋण पर ब्याज देंगे, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको वो उस प्रपत्र पर लिखते हैं, और जब वह प्रपत्र हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो वह साझेदारी संलेख का रूप ले लेता है। इसे ही साझेदारी संलेख कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आइटम्स होते हैं? सबसे पहले अगर चर्चा करें तो दो तीन बातें तो बड़ी आसानी से कही जा सकती हैं कि नेम ऑफ फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म। जो फॉर्म उन्होंने ओपन किया है उसका नेम और एड्रेस होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स नेम एंड एड्रेस, कि जो साझेदार इस व्यवसाय को चला रहे हैं उनका नाम और पता। इसके बाद वह व्यवसाय में कैसे कार्य करेंगे, कैसे चीज़ों को बांटेंगे, इसका भी डिसीजन हो सकता है। तो सबसे पहले तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वह प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। अगर हम इसको आगे बोलेंगे तो इनका रेशियो डिसाइड होता है प्रॉफिट बांटने का, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शॉर्ट में इसको PSR भी कहते हैं। जब आगे चर्चा होगी तो आएगा ये। नेक्स्ट हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से डिसाइड हो सकता है उनके बीच में, कि वो उन्होंने जो पूंजी लगा रखी है उस पर किस प्रकार से वो ब्याज लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिसाइड हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड हो सकता है। और इसके बाद डिसाइड हो सकता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और भी बहुत सारी बातें लिखी जा सकती है। यह पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वह क्या क्या इस एग्रीमेंट में रखना चाहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड, सीधी सी बात अगर कही जाए कि साझेदारी संलेख वह प्रपत्र है जिस पर साझेदार अपने बीच के अनुबंधों को लिखते हैं जिसमें वह कार्य करना चाहते हैं। कुछ मैंने उनके आइटम्स आपको गिनवाए जो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होना ज़रूरी होता है, तभी पता चलता है कि जो भी वर्ष में लाभ होगा उसको वो किस अनुपात में बांटेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि पार्टनरशिप में अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे अकाउंट्स खोले जाते हैं, क्या क्या बनाया जाता है, ये सारी बातें हम देखेंगे। इस इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो मेन चीज़ है वह यह है कि बेसिक पार्टनरशिप में कैसे कार्य किया जाता है। आगे हमें पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स देखने को मिलेगा। टोटल पार्टनरशिप का हमारा चैप्टर 4 भागों में है, 4 चैप्टर्स में, जिसमें से हम पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप पर जो आपको ग्रुप में वीडियो भेजा था उसमें बताया था कि कैसे हमारा अकाउंट्स यानी हमारे 12th का अकाउंट्स डिवाइड है। मैंने कहा था कि 3 कैटेगरी में ये डिवाइड है। पहला पार्टनरशिप अकाउंट्स, दूसरा कंपनी फाइनल अकाउंट्स, और तीसरे का कैटेगरी मैंने कहा था अदर्स। जैसे उसमें कुछ चैप्टर्स के नाम मैं ले लेता हूँ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर है आपका डेप्रिसिएशन, रेशियो एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। ये कुछ 4-5 चैप्टर्स दिए हुए हैं।
जो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा पार्टनरशिप अकाउंट्स को कंप्लीट करना, फिर उसके बाद हम कंपनी अकाउंट्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जाके सारे अदर्स कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो जल्दी हो जाएंगे, इसलिए उनको लास्ट में करेंगे। अब आते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं वो। तो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप में भी अकाउंट्स वैसे ही मेंटेन किया जाता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले क्या बनाया जाता था फाइनल अकाउंट्स में? फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। और इतना आपको पता है कि ये सारे के सारे टी फॉर्मेट में बनते थे, इनका फॉर्मेट भी आपको अच्छे से याद होगा। तो अब आगे आते हैं कि क्या पीएनएल के बाद जैसे सोल प्रोप्राइटर से डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाता था, वैसे ही पार्टनर्स भी क्या डायरेक्ट पीएनएल बनाते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इनको अभी इस पीएनएल